फ़िज़ाई सफ़र जो है दुनिया में महफूज तरीन सफ़र तस्वुर किया जाता है। तकरीबन IATA की जो मेंबर कंपनीज़ हैं, जो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जो कि शहरी हवाबाज़ी के तमाम जो अमूर हैं उनको देखती है। इनके मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ और या साढ़े 4 करोड़ जो परवाज़ें हैं सालाना ऑपरेट होती हैं। तो इन तमाम में से जो है बहुत कम ऐसा होता है कि कोई फ़ज़ाई हादसा हो। एयर क्रैशेस जो होते हैं वो बहुत सिवियर नेचर के होते हैं। उनके अंदर लोगों के बचने के चांसेस तकरीबन नामुमकिन ही होते हैं। अगर एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो उस हवाले से किस किस्म की जो गाइडलाइंस हैं और कोई तरीक़ेकार है वो अपनाना चाहिए? पाकिस्तान ने 1999 से लेकर के 2010 तक, जब तक वो एयर ब्लू क्रैश नहीं हुआ जो हमें इफेक्ट किया, उस वक्त उसने कुछ नहीं किया। 2010 की हमारी एजुटेशन और हमारी कोशिशों के बाद जाकर तकरीबन 2012 में जाकर के कैरेज बाय एयर एक्ट मंजूर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। फ़िज़ाई सफ़र जो है दुनिया में महफूज तरीन सफ़र तस्वुर किया जाता है। तकरीबन IATA की जो मेंबर कंपनीज़ हैं, जो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जो कि शहरी हवाबाज़ी के तमाम जो अमूर हैं उनको देखती है। ये एयरलाइंस की एसोसिएशन है। इनके मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ और या साढ़े 4 करोड़ जो परवाज़ें हैं सालाना ऑपरेट होती हैं, छोटी-बड़ी मिलाकर। तो इन तमाम में से जो है बहुत कम ऐसा होता है कि कोई फ़ज़ाई हादसा हो। मगर फ़ज़ाई हादसा जब होता है तो वो ना सिर्फ़ जो लोग उसमें जाँ बहक होते हैं, किसी भी हादसे में जाँ बहक होते हैं, बल्कि उनकी जो अहल-ए-ख़ाना है उनको बहुत मुतासिर करते हैं। फ़िज़ाई हादसे में चूँकि एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, उसको ऐसे-ऐसे मकामात पर वो हादसे होते हैं जहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं होती है, या अगर रसाई भी हो जाए तो चूँकि वो इतना कॉम्प्लेक्स और इतना बड़ा हादसा होता है कि उसमें जो अहले खाना है जो कि ग्राउंड पर इंतज़ार कर रहे थे या कि जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ थी, वो किस तरह से मुतासिर होती हैं। और उनको मुतासिर फैमिलीज़ की जो उनको रिलीफ़ फ़राहम करने के लिए क्या दुनिया भर में इक़दामात हुए हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद हामिद साहब, जो कि एयर ब्लू क्रैश इफ़ेक्टीज़ एसोसिएशन के रूहे रवां हैं। अब इन्होंने मिलके जो है एक पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना ली है। इनसे इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो उस हवाले से किस किस्म की जो गाइडलाइंस हैं और कोई तरीक़ेकार है वो अपनाना चाहिए और पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत-ए-हाल है। जुनैद साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपको शो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया। जुनैद साहब, आपकी फैमिली का एक बड़ा अंधोनाक हादसे में हुआ, उसके बाद आपने एक तहरीक चलाई, लोगों को जमा किया, लोगों को जमा करके लोगों को उनका राइट दिलवाया। आप अपनी ज़रा ये एयर ब्लू एक एयर ब्लू क्रैश इफ़ेक्टीज़ एसोसिएशन की ज़रा कुछ हमें एक बैकग्राउंड्स और एक हिस्ट्री ज़रा बताइएगा। शुक्रिया राजा साहब, आपका बहुत-बहुत कि आपने यहाँ बुलाया और आपने इतने अहम मौज़ू के ऊपर आपने डिस्कशन के लिए मौका दिया। देखिए, जैसे आपने वजह फरमाया, एयर क्रैशेस जो होते हैं वो बहुत सिवियर नेचर के होते हैं। उनके अंदर लोगों के बचने के चांसेस तकरीबन नामुमकिन ही होते हैं। सो इसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। ये बात दुरुस्त है कि बहुत कम अकरेंस होती है, लेकिन जितनी भी होती है बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। देखिए, जैसे पाकिस्तान के अंदर 2003 से अभी तक 8 मेजर क्रैशेस हो चुके हैं। ये दुनिया में किसी भी जगह के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा-सा आपको अब एयर ब्लू क्रैश इफेक्टीज एसोसिएशन का बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए, मैं एक नॉर्मल कॉमन सिटिज़न हूँ। आई वाज़ वेरी एडवर्सली अफेक्टेड बाय दिस क्रैश ये 2010 में। तो उसकी वजह से अब हमारे 2 रास्ते होते हैं, या हम बस अल्लाह की मर्ज़ी एक्सेप्ट करें और खामोशी से बैठ जाएँ, या हम उसके लिए कुछ एफ़र्ट करना शुरू करें। सो मैंने ये रास्ता अपनाया कि हमें कुछ एफ़र्ट करना है, हमें अब कुछ बेहतरी लानी है अपने इलाके में भी, जहाँ पर इसके जो एयर सेफ्टी रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ख़राब हैं, और फिर इसको ग्लोबल नेचर के ऊपर भी। तो देखिए, उसके बाद फिर मैंने इसको बहुत पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, इसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। फिर मैंने एक एसोसिएशन बनाई कि जितने भी पैसेंजर्स थे उन सब की फैमिलीज़ को जमा किया कि भाई हमें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे जिस तरह पिछले क्रैशेस हुए, हमेशा मट्टी पाव करके पायलट पे जो बेचारा गुजर गया उसके ऊपर कसूर डालो, और ना 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 किसी की दादरसी, ना 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 किसी को पूछना, ना किसी पर इल्ज़ाम, ना ना किसी की जिम्मेदारी, ना किसी को सज़ा। तो जब जिम्मेदारी की अलॉटमेंट नहीं होगी, जब किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, जब कोई रेमेडियल एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब उसके ऊपर कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब उसके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव करेक्शन के एसओपीज नहीं बनाए जाएंगे, तो आप अगले क्रैश को कैसे रोकेंगे?
दुनिया जहान में ये होता है और एक अच्छे मैनेजरियल प्रोसीजर का हिस्सा है कि अगर आप कोई चीज़ हो जाती है, मैं मानता हूँ किसी का ज़ाती कसूर नहीं होता, वो एक प्रोसीजरल फेलियर होता है। उस प्रोसीजरल फेलियर के अंदर कहीं ना कहीं तो कोई शॉर्टकमिंग है ना, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। तो उस हादसे को रोकने के लिए अगर हम उसको स्टडी कर लें, अगर हम उसके रेमेडियल एक्शंस कर लें, अगर हम उसके रिव्यू कर लें, अगर हम उसके ऊपर कोई प्रॉपर रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन कर लें, तो हो सकता है कि अगली दफ़ा वो चीज़ ना हो। अच्छा, आपने फरमाया कि 8 हादसे हुए हैं। इट्स अ वेरी वर्स्ट के कोई तकरीबन 20-25 साल के अरसे में इतने ज़्यादा हादसे होना, तो आपकी एसोसिएशन ने अभी तक जो मकामी सतह पर पाकिस्तान में इसमें क्या क्या कामयाबी क्या हासिल की है? आप लोगों की क्या अचीवमेंट्स हैं? देखें, इसके ऊपर सबसे पहली बात तो ये है ना कि जितने भी पाकिस्तानी लॉज थे, हमने उनको चैलेंज किया। ठीक है। उनको हमने प्रोमलगेट करने के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए हमने तहरीकें चलाई। हमने मीडिया में सारा इसको उजागर किया। आपको याद होगा 2010 के बाद से लेकर के इट वाज़ अ कंप्लीट चेंज इन द मीडिया स्ट्रैटेजी एज़ वेल। हमने पूरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद करने की कोशिश की और बहुत हद तक कामयाब भी हुए इसके अंदर कि हमें हर तरफ से सपोर्ट मिला। हमें लीगल सपोर्ट मिला, हमें एनजीओ सपोर्ट मिला, हमें सोशल सर्कल से सपोर्ट मिला, मीडिया से बहुत सपोर्ट मिला और हमने इस चीज़ को उजागर करने में और इस चीज़ को हमें एक सर्टन मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में बहुत मदद मिली। 1999 के अंदर मॉन्ट्रियल में कन्वेंशन हुआ था, जहां पर इकाओ ने तमाम मेंबर स्टेट्स को बाउंड किया था कि आप लोगों ने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में वहां पर ये बात डिस्कस की गई थी और एग्री की गई थी कि तमाम स्टेट्स जो हैं, तमाम जो जिसकी पार्टिसिपेट है पूरी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं, वो अपने अपने सिविल एविएशन के अंदर ये रेमेडियल एक्शंस लेके आएंगी और इसके अंदर हम ये इनके जो एयर कैरिज को सेफ बनाने की पॉलिसीज़ बनाएंगे। पाकिस्तान ने 1999 से लेकर के 2010 तक, जब तक वो एयर ब्लू क्रैश नहीं हुआ जो हमें इफेक्ट किया, उस वक्त उसने कुछ नहीं किया था। 2010 की हमारी एजुटेशन और हमारी कोशिशों के बाद जाकर तकरीबन 2012 में जाकर के कैरेज बाय एयर एक्ट मंजूर हुआ पाकिस्तान में पहली दफ़ा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा वो अप्रूव हुआ, कैरेज बाय एयर एक्ट। ये एक मेजर डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी सिविल एविएशन को गवर्न करने के लिए बहुत एक मैंडेटरी और बेसिक डॉक्यूमेंट है। 2012 में इमेजिन कीजिए, पहली दफ़ा ये डॉक्यूमेंट जो है हमारी पार्लियामेंट ने अप्रूव किया और तकरीबन 13 साल बाद 13 साल के बाद 14 साल के बाद इसकी इन्होंने अप्रूव किया और मैं इसमें बहुत एक फ़ख्र महसूस करता हूं कि हमारी बहुत काविश इसमें शामिल रही हमारी एसोसिएशन की कि हमने उसकी इस पॉइंट को हमने उजागर किया, हमने एक एक्टिव पार्टिसिपेशन की, हमने इस चीज़ को जो पहले पस मंज़र में पड़ी हुई थी उसको सामने लेकर के आए। पार्लियामेंट के अंदर मैं खुद गया, वहाँ पर मैंने उनकी ह्यूमन राइट कमेटी है उसको मैंने प्रेजेंटेशन दी, मैंने इसके ऊपर सारा इन सब लोगों से कांटेक्ट किया। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का आता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी सिविल एविएशन ने, जो पाकिस्तान की सिविल अथॉरिटी, उन्होंने कभी इस बात को एक्नॉलेज करने की कोशिश नहीं की कि कोई वो हमेशा हमें एडवर्सरी समझते रहे कि हमारे ये दुश्मन हैं, अगर साथ लेके चलें तो हम उन्हीं के फेवर में काम कर रहे हैं। ओके, तो ये बताइएगा कि जो 2000 आपने कहा 3 से अब तक 8 हादसे हुए हैं, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? हादसों की नौयत कैसी रही है? देखिए, हर हादसा एक डिफरेंट नौयत का होता है, लेकिन उसका रिजल्टेंट एक ही होता है, तकलीफ, बिल्कुल इंसानी वो अलमिया, अलमिया, बिल्कुल ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। एक बहुत बड़ा ये बात होती है कि अगर आपका कोई प्यारा चला जाता है और सडन चला जाता है तो आपका क्लोजर नहीं होता। हम मुसलमान होने के नाते जब हम दफना देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास क्लोजर भी आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहुत दफ़ा इन फ़ज़ाई हादसों का एक मेजर जो एक होता है कि आपको शाज़ व नादिर ही आपको आपके प्यारे के रिमेन्स वापस मिल पाते हैं। ज़्यादातर वो होते हैं, या देखिए, क्योंकि हादसे की नौयत ऐसी होती है ना, इतना भयानक हादसा होता है तो उसमें ह्यूमन रिमेन्स मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो एक बहुत ही एक अनफिनिश्ड और एक विदाउट क्लोजर इंसान की पर्सनैलिटी रह जाती है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे में आ जाते हैं जो कि फैमिली अफेक्टेड फैमिलीज़ होती हैं। तो इस चीज़ को एक, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी की सिवेरिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान में आपने कहा कि कैरेज बाय एयर एक्ट बनाया। इस एक्ट के बाद और कौन-कौन से कानून थे जो बेहतर हुए? सबसे पहले एक बात ये थी कि हमारे पास 2010 तक जो कॉम्पनसेटरी फैक्टर था, जी जी, वो था, अगर आप हंसेंगे इस बात को सुन के, 38,800 रुपए था। 38,800 रुपए फ़िज़ाई हादसे में। कैन यू इमेजिन? कोई अंग्रेज बना के गया होगा उस जमाने में रुपीस के हिसाब से, जी ठीक वो है। आज तक यही चले आ रहा था। तो हमें बेसिकली हमने उसको भी चैलेंज किया, हमने कोर्ट के थ्रू गए, हमने पूरी कोर्ट बैटल लड़ी, कराची में, पेशावर में, इस्लामाबाद में,
हमने पूरी कोर्ट बैटल लड़ी, उसके बाद जाकर के उसको हमने डिफरेंशिएट करवाया कोर्ट से कि एक फ़ज़ाई हादसे में कि जो कॉम्पनसेटरी फैक्टर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हैं। एक होता है फर्स्ट ईयर लायबिलिटी जो कि फ़ौरन देना होता है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है? फ़ौरन, बगैर किसी की ज़िम्मेदारी अपोर्शन किए, बगैर किसी को जब तक वो इन्वेस्टिगेशन टेक्स अ लॉन्ग टाइम, साल वाल लग जाता है इन्वेस्टिगेशन में। तो इमीडिएट फैमिली असिस्टेंस के लिए आपको एक फर्स्ट ईयर लायबिलिटी होती है। अब हमने वो फर्स्ट ईयर लायबिलिटी हमारी कोशिशों से पार्लियामेंट के थ्रू वो 50 लाख हुई, अच्छा ठीक है? ठीक है। सो देखिए 38,000 से 50 लाख रुपया, लेकिन उसको भी हमने चैलेंज किया और अभी अभी जो पीआईए का जो 2020 वाला जहाज 2020 हुआ है, वाला है, जी जी उसमें फिर वो 1 करोड़ हुई। ठीक है। ये इमीडिएट हुई, लेकिन मसला यहाँ आता है अगेन, इतने बड़े बड़े इसके अंदर फिश खेल रहे होते हैं कि वो डिफरेंशिएशन को एक्सेप्ट नहीं करते कि फर्स्ट ईयर लायबिलिटी और कॉम्पनसेटरी फैक्टर। कॉम्पनसेशन जो होती है, इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन जो होती है, वो इंसान की उम्र, उसकी जिन्स, उसकी एजुकेशन, उसकी सोशल स्टेटस, उसकी जिम्मेदारियां के हिसाब से बनाई जाती है। ठीक है। अगर एक 20 साल का लड़का है और एक 70 साल के साहब हैं, उन दोनों की कॉम्पनसेशन अलग अलग होगी। फर्स्ट ईयर लायबिलिटी सिमिलर होगी, सही वो है। तो इमीडिएट देनी है, फैमिली को आपको रिलीफ देना है, मगर ठीक है? हमने ये देखा था कि 2020 में भी उसमें ये बहुत ज्यादा मसला था, वो फैमिलीज बहुत ज्यादा। बहुत मसला, इसलिए यकीन मानिए कि इसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज बहुत पावरफुल होती हैं, वो इस चीज़ को आगे, क्योंकि उनका तो लॉस होता है ना पैसे देना, वो तो नहीं चाहती ना पैसे देना, वो तो सही। कम से कम में देती हैं। अब उन्होंने ये निकाला हुआ है जो कि अगेंस्ट द पाकिस्तान कोर्ट के अगेंस्ट द ऑर्डर है। पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट ने क्लियरली ये ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई कॉम्पनसेशन जो है आप देंगे, किसी भी टाइप की देंगे, फर्स्ट ईयर या कॉम्पनसेशन, आप उस पर आरडीए साइन नहीं कराएंगे। आरडीए का मतलब ये है कि वो रिलीज डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट साइन कराते हैं कि अब आपकी सारी चीज़ें ख़त्म, अब हम पे कभी कोर्ट नहीं कर सकते। वो एक इलीगल डॉक्यूमेंट है जो इंश्योरेंस कंपनी आपसे साइन कराती हैं और आपको ब्लैकमेल करती हैं, अगर ये साइन नहीं करोगे तो हम ये पेमेंट भी नहीं करेंगे। देखिए पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इतने इतने फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि अगर उनका ब्रेड विनर या उनका मेजर फैमिली वाला अगर चला जाए तो वो सस्टेन कर सकें फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए, तो इस हादसे की सूरत में क्या इकदामात जो हैं एयरलाइन उठाती है फौरी तौर पे, लॉन्ग टर्म क्या इकदामात होते हैं, और क्या राइट रह जाते हैं फैमिली के, जो जिसको लॉस हुआ था, उसके क्या राइट्स होते हैं? देखिए उनके तो राइट सबसे ज़्यादा ये हैं कि उनकी प्राइवेसी के राइट जो हैं वो एयरलाइन को उठाने होते हैं, उनके फाइनेंशियल निगहबानी के फ़राइज़ एयरलाइन को उठाने होते हैं। तमाम इन्वेस्टिगेशन और उसकी चीज़ के उसकी तह में पहुंचने की जिम्मेदारी सिविल एविएशन को उठानी होती है। इसमें गवर्नमेंट और एयरलाइन दोनों बराबर के शरीक होते हैं। ठीक है। आपको तमाम फैसिलिटेशन देनी होती है। ये जो इकाओ के 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, एनेक्स 9 और एनेक्स 13, और उनके फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट 9973 और 9998। ये क्लियरली डिफाइन करते हैं किसकी जिम्मेदारी क्या है, सिविल एविएशन की क्या जिम्मेदारी है, ठीक। इसके अंदर एयरलाइन की क्या जिम्मेदारी है, इसके अंदर जो सिविल एजेंसीज हैं जैसे जैसे नेशनल डिफेंस हो गई, आपके कोस्ट गार्ड हो गए, या आपके जो हिलाल अहमद टाइप ऑर्गेनाइज, उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, जो कैरियर है उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, वो क्लियरली डिफाइन करते हैं। ये 4 डॉक्यूमेंट अगर हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी या एयरलाइंस अगर इसको हिफ्ज कर लें, अगर इस पर चलें, जो कि इंटरनेशनली इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरियाज हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम फर्दर आएगी फैसिलिटेशन में फैमिलीज के लिए। अच्छा, तो ये बताइए कि अब आपने जो बनाई थी और पाकिस्तान में सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, अब आपको जो है अकाओ ने भी रिकग्नाइज कर लिया है, और आप ये बताइए कि अब आपका ये इंटरनेशनल चैप्टर जो बन गया है, ये किस किस्म के जो है काम कर रहा है आगे चल के? देखिए हमें जब मैंने इसके एसोसिएशन बनाई उसके बाद मैंने इंटरनेशनल कांटेक्ट शुरू किए। मैंने दुनिया में जहाँ जहाँ लोग थे उनको मैंने कांटेक्ट करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, ताकि मैं उनसे गाइडेंस ले सकूं, उनसे हेल्प ले सकूं, या उनसे पूछ सकूं कि उन लोगों ने क्या किया था, उनके एक्सपीरियंस क्या थे, मेरे क्या थे। तो उसी तरह करते करते मेरा कांटेक्ट हुआ स्पेनिश ऑर्गेनाइजेशन से, और मेरा कांटेक्ट हुआ जर्मन ऑर्गेनाइजेशन से। फिर हमारी 2013 में मॉन्ट्रियल में गया, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का सेमिनार था, हाँ आई वॉज इन्वाइटेड, मैं वहाँ गया। मैंने वहाँ पर जाकर लोगों से मुलाकात की, मैंने वहाँ इकाओ के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया।
मैंने एसोसिएशन को रिप्रेजेंट किया। वहाँ पर हमने इसकी दाग बेल डाली कि हम एसोसिएशन एक ग्लोबल बनाते हैं, हर कंट्री की अलग होने से बेहतर है कि हम एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। तो वहाँ पर हमने उसकी दाग बेल डाली और तकरीबन 2014 के एंड में जाकर के हमने ये एयर क्रैश विक्टिम्स फैमिलीज फेडरेशन इंटरनेशनल ACVFFI हमने इसको रजिस्टर किया। हमने इसको स्पेन में रजिस्टर किया, जिसके के बानी जो रुकन हैं वो एसोसिएशंस हैं वो पाकिस्तान है, स्पेन है और जर्मनी है। सो वो एसोसिएशन अब इस वक्त ईकाओ के एक कंप्लीटली एक्सेप्टेड ऑब्जर्वर स्टेटस हासिल कर चुकी है। ईकाओ के जितने भी सेमिनार्स होते हैं, उनके नॉर्मल जनरल सेमिनार्स भी, और अब उन्होंने स्पेसिफिक फैमिलीज असिस्टेंस सेमिनार शुरू कर दिए हैं। दे हैव रिकग्नाइज्ड थ्रू आवर एफर्ट्स कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और फैक्टर है assistance to air crash accident families and their relatives। उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया है। अब हर 2 साल के बाद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर आई एम ऑलवेज इनवाइटेड। मैं वहाँ जाता हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने इस ACVFFI प्लेटफॉर्म को। उनके प्लेटफॉर्म से मैं इसका बानी जनरल सेक्रेटरी भी रहा और तकरीबन कोई 10 साल मैं इसका सेक्रेटरी रहा। और लेकिन अब मैं उसका बहुत ही फ़ाल मेंबर हूँ। इनकी जितनी सेमिनार्स होते हैं मैं उनमें जाता हूँ। इंटरनेशनल होते हैं, स्पेन में होते हैं, कनाडा में होते हैं, मैं हर जगह मैं उनको अटेंड करता हूँ और रिप्रेजेंट करता हूँ। ये एक चीज़ ऐसी है जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी का मैंने एक नस्बुल ऐन बना लिया है कि मुझे इसमें एफ़र्ट करना है। मुझे जिस चीज़ से मैं या मेरी फैमिली गुजरे हैं उसको मैं जितना हद्दुल वसा मैं उसको करेक्ट कर सकूं या मैं ठीक कर सकूं ताकि औरों को उस चीज़ से ना गुजरना पड़े। जुनैद हामिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आपके दिल में अभी भी जो गम है, जो आपके प्यारे खोए हैं, वो आपके उसको अल्लाह ताला जो है उसमें मरहम रखे और आप आमीन, आपसे शुक्रिया। उस तकलीफ से जो गुजरे हैं। जुनैद हामिद साहब थे। अच्छा खासा एक जज्बाती किस्म का माहौल हो गया, मैं भी थोड़ा सा रूहानसा सा हो गया हूँ। बहरहाल जिसके वो कहते हैं ना कि जिसका अपना जाता है उसी को पता लगता है। और जो एयरक्राफ्ट क्रैश में जो जिस तरह से सूरत हाल होती है जो जुनैद हामिद साहब ने बताई, और उसके बाद अगर आप अपने प्यारों की तदफीन नहीं कर पाते हैं और फिर उसके बाद जब एक ब्रेड अर्नर जो है आपका जाबहक होता है और उसको वो कंपनसेशन जो उसको रिक्वायर्ड है वो नहीं मिलता है, एयरलाइंस, हुकूमतें और सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ जो उनके अहले खाना हैं, जो हादसे में जाँ-बहक हुए हैं, उनके साथ ताउन नहीं करते हैं, तो एक और जो मिज़री है और एक और जो गम का पहाड़ है और तकलीफ़ों का और मुश्किलात का एक पहाड़ सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जुनैद साहब एक स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान में जैसे बताया कि एक बहुत तवील जद्दोजहद के बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें हासिल की हैं। इंटरनेशनल भी उसको रिकॉग्नाइज़ करवाया है और पाकिस्तान में भी इसको रिकॉग्नाइज़ कराया है। हम चाहते हैं कि जुनैद साहब की जो भी काविशें हैं, जो इन पर गम गुज़रा था, अल्लाह करे किसी और पर गम ना गुज़रे। मगर अगर कभी भी ऐसी सूरत-ए-हाल हो जाए कि कोई फ़िज़ाई हादसा हो, क्या करना चाहिए पाकिस्तान की एयरलाइंस को, हुकूमत को और सिविल एविएशन को? इस हवाले से जुनैद साहब का बहुत काम है। अल्लाह ताला इनकी काविशों को कामयाब करे। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।